प्यारे बच्चों, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, भदावर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाहा आगरा से। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का सेकंड पार्ट यानी खंड खा, जिसकी पहली यूनिट का नाम है प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स या लाइट। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट का जो पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यह चैप्टर इस लाइट यूनिट का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा वो पूरी लाइट के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। अर्थात इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस लाइट के अन्य चैप्टर को पढ़ना बेहद आसान और सुगम हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को बहुत गंभीरता के साथ आप लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश यानी लाइट, पहले हमें समझना होगा ये प्रकाश है क्या। तो प्रकाश वह विकिरण है जो कि हमारी आँखों को संवेदित करता है। संवेदित का मतलब पहले समझना है। जिस प्रकार से ध्वनि हमारे कानों को संवेदित करती है, यानी ध्वनि का संबंध हमारे कानों से है, उसी प्रकार से प्रकाश का संबंध हमारी आँखों से है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु से टकराकर हमारी आँख संवेदित हो जाती है और वह वस्तु हमको दिखाई पड़ने लगती है। अगर प्रकाश न पड़े किसी वस्तु पर तो हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेगा, वह वस्तु हमें समझ में नहीं आएगी। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलता है। तो बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? वो तरंगें जिसको आगे संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया, वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अर्थात प्रकाश की निर्वात में चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप, यानी प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करता है। ठीक है। जबकि प्रकाश की चाल किसी पदार्थिक माध्यम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से कुछ कम होती है। तो इसका मतलब समझ में आ गया सबके कि प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहाँ होती है? निर्वात में। और वैसे भी समझ लीजिए, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो अब इसको, प्रकाश को हमने समझ लिया कि प्रकाश क्या है। प्रकाश को समझना मस्ट कंपलसरी है। तो अब प्रकाश के बहुत सारे गुण आते हैं। प्रकाश के गुणों में क्या क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश में व्यतिकरण, प्रकाश में ध्रुवण इत्यादि। तो इसमें हम प्रकाश के बहुत सारे गुणों को हम अध्ययन करेंगे इस यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। अधिकांश भाग वापस लौटता है। इसका मतलब कुछ प्रकाश का भाग एब्जॉर्ब भी हो जाता है, यानी कंप्लीटली प्रकाश वापस लौट करके नहीं आता है। तो प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप चित्र से देख रहे हैं कि अब ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण कौन सी? ये वाली, ये आपतित किरण है। और ये M1 M2 ये क्या है साहब? ये दर्पण है, या कह सकते हो एक ऐसा पृष्ठ है जिसका पीछे वाला हिस्सा पॉलिशदार है, ऊपर चिकना तल है। तो इस चिकने तल पर जैसे आपतित किरण टकराती है तो इसका अधिकांश भाग वापस ये परावर्तित हो जाता है। और जिस बिंदु पर
जैसा कि बिंदु आप बी देख रहे हैं, बिंदु बी, ये बिंदु बी है, ये बिंदु बी आपतन बिंदु कहलाता है। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अर्थात आपतन बिंदु के परपेंडिकुलर जो रेखा आप दिख रही है इसको अभिलंब कहते हैं, यानी कि नॉर्मल कहते हैं। दूसरी बात कि आपतित किरण और जो अभिलंब है इसके बीच बना जो कोण है इसको आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो बच्चों आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह आपने देख लिया कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार इस चित्रानुसार हमको समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों इसको ध्यान से समझिए, यहीं से हमारी लाइट स्टार्ट होती है, यही हमारी ABCD है। तो जितना अच्छी तरह से हम ABCD सीखेंगे सेंटेंस उतने ही शानदार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्यारे बच्चों M1 M2 ये है ना वो समतल दर्पण है, जैसा कि मैं भी बता चुका हूं। AB आपतित किरण है, BC ये परावर्तित किरण है, DB अभिलंब है, एंगल ABD आपतन कोण है, इसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। एंगल DBC ये परावर्तन कोण, इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, और B आपतन बिंदु है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया है कि प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है। इसके बाद परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश के परावर्तन के केवल 2 नियम बताए गए हैं। 2 नियमों को समझना है। पहला नियम है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। बहुत आसान सा नियम है। आपतित किरण आप देख रहे हैं, अभिलंब देख रहे हैं, परावर्तित किरण देख रहे हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि साहब परावर्तन कोण स्मॉल आर सदैव आपतन कोण स्मॉल आई के बराबर होता है। कहने का मतलब हुआ अगर कहीं पर भी परावर्तन होता है तो जितना आपतन कोण है उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। यदि किसी पृष्ठ पर आपतन कोण 15 डिग्री है तो निश्चित रूप से परावर्तन के नियमानुसार परावर्तन कोण का मान भी 15 डिग्री होगा। तो अब एक पॉइंट हमने बनाया है, इस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो सिंबल है दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि आपतित किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती, जैसे चित्र से आप देख रहे हैं इधर साइड में, तब परावर्तित किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसे ध्यान से समझें। अगर आपतित किरण उस समतल दर्पण पर लंबवत गिरती है, परपेंडिकुलर गिरती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आती है, तो परावर्तित किरण उसी पथ पर वापस लौट आती। वापस लौटने का रीजन समझना, दैट इज ये सेकंड नियम है। जब कोई आपतित किरण उस पृष्ठ के तल के लंबवत गिरेगी तब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना होगा, 0। जब आपतित किरण और अभिलंब बीच का कोण 0 है, इसका मतलब ये आपतन कोण है, तो 100% क्या होगा, परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा। और परावर्तन कोण का मान 0 तभी हो सकता है जब वह परावर्तित किरण उसी मार्ग से वापस आ जाए। तो जब उसी मार्ग से वापस आएगी तो परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों एक ही लाइन पर हो, तो एंगल कितना होगा बीच में, 0 डिग्री। अब देखिए इस प्रश्न को इस तरह से ही पूछ सकते हैं कि किस परिस्थिति में, भाई किस परिस्थिति में, किस स्थिति में आपतन कोण 0 और परावर्तन कोण भी 0 होगा। ठीक है, तो किस परिस्थिति पूछेंगी, तो परिस्थिति आप बता सकते हो कि साहब यदि आपतित किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित हो, इतना आंसर देना है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। उस कंडीशन में आपतन कोण का मान भी 0 होगा और परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा। तो बच्चों समझ में आया, प्रश्न कैसे पूछेंगे, किस परिस्थिति में या इन विच कंडीशन, किस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान 0 डिग्री होगा। उत्तर क्या बताएंगे कि यदि
आपतित किरण दर्पण पर अविलंबवत आपतित हो। वेरी गुड, आगे बढ़ते हम लोग। तो अब हमने पूरा प्रकाश का परावर्तन सीख लिया है। अब आता है प्रतिबिंब यानी कि इमेज। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह समझ लीजिए। तो कहने का मतलब हो गया कि आप देख रहे हैं, चल ही रहा था। तो बच्चों यहाँ हम पहुँच गए थे प्रतिबिंब के पास। तो प्रतिबिंब आपने देख लिया, दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, दूसरा आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिले, उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता है किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हों, तब उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम अगले पेज पर, पेज नंबर 2 पर चित्रानुसार समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको रियल में समझिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक है उसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता, उसका फोटो ले सकते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है यानी कि गोलीय दर्पण। जैसे कि हमने शुरू बताया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अवतल दर्पण यानी कि स्पेरिकल मिरर, सॉरी यहाँ पर स्पेरिकल मिरर के स्थान पर आप लोग करेक्शन कर लीजिए। इस जगह पर यहाँ लिखना होगा कॉनकेव मिरर। इस जगह पर ये करेक्शन करना होगा आप लोगों को, कॉनकेव यानी कि यहाँ पर लिखना होगा कॉनकेव मिरर्स। इसे करेक्शन करना मस्ट कंपलसरी है बेटा। तो कॉनकेव मिरर्स जिसमें परावर्तन गोले के भीतरी तल से होता है, अर्थात भीतरी तल ही परावर्तक होता है। ठीक है, बाहरी तल कैसा हो, पॉलिशदार होगा। मैं पहले बता चुका हूँ, दर्पण में एक तरफ पॉलिश होती, दूसरी तरफ चिकना तल होता है और चिकने तल से ही परावर्तन की क्रिया संपन्न होती है। उत्तल दर्पण, इसको लिखा है कॉन्वेक्स मिरर, तो जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। उभरे हुए तल में बाहर से होगा और जो पॉलिश होगी वो अंदर से होगी। इसका मतलब इसका जो बाहरी तल है वो कैसा होगा, परावर्तक तल होता है। तो उत्तल दर्पण में परावर्तक तल बाहरी होता है जबकि अवतल में अंदर होता है। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है दर्पण के केस में, कि वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो आप चित्र में देख रहे हैं सी दर्पण का वक्रता केंद्र है, यानी उस वह बिंदु जहाँ से पूरा गोला खींचा जा सके उसको केंद्र बोलते हैं। तो इसको वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या वो क्या होती है, यानी गोलीय पृष्ठ से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, गोलीय पृष्ठ से। ठीक है, अब आता ध्रुव यानी कि पोल। पोल क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु। जो परावर्तक तल आप देख रहे हैं M1 M2, इसका जो मिडिल पॉइंट है जिसको हमने P से शो किया है, P से आप देख रहे हैं ये P। तो कहने का मतलब हो गया दर्पण का जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट, इसको मैं करता हूँ ये वाला पॉइंट P पॉइंट, ये क्या है, दर्पण का पोल है। ओके, मुख्य अक्ष क्या, ध्रुव यानी पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा PC चित्र में आप देख रहे हैं उसको बोलेंगे दर्पण का मुख्य अक्ष। C से P को मिला हुई रेखा चाहे कितनी लंबी चली जाए सब का सब मुख्य अक्ष कहलाता है। अब आता है दर्पण का द्वारक यानी एपर्चर ऑफ मिरर। परावर्तक तल का व्यास जो M1 M2 आप देख रहे हैं, M1 M2, ये M1 M2 यहाँ से है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाता है, ये इतना, ये M1 और ये M2, ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। ओके, अब आता है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं तो वो मिलेंगी अवतल दर्पण के लिए, प्रतीत होंगी उत्तल दर्पण के लिए।
अथवा मिलती प्रतीत होती हैं, वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, अवतल दर्पण में जितनी सारी किरणें आ रही हैं, ये किरणें आ रही हैं, ये किरणें आ रही हैं, बहुत सारी किरणें आ रही हैं, और अब परावर्तन के बाद कहाँ मिल रही हैं? बिंदु एफ में। तो एफ यहाँ पर क्या हो गया? फोकस कहलाएगा। इधर आप देख रहे हैं, ये प्रकाश किरण आई और यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद परावर्तित हुई और ये पीछे मिलती हुई प्रतीत होगी। तो प्रतीत को डॉट 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 करके मिलाएंगे बिंदु एफ पर। इसी प्रकार सारी किरणें आएंगी। ठीक, यहाँ एक बात क्लियर कर दूं बच्चों कि यहाँ पर जो प्रकाश किरणें आ रही हैं अनंत से, ये दो प्रकार की होती हैं। एक उपाक्षी किरणें, एक होती हैं सीमांत किरणें। जो किरणें मुख्य से क्या होता है ना, दूर होती हैं, दूर जी किरणें, ये किरणें। और ये देख रहे हैं आप, चार किरणें आप देख रहे हैं, इनमें से एक तो सीमांत, एक होती है उपाक्षी किरणें। सीमांत किरणें यानी कि दूर वाली किरणें, ये उपाक्षी किरणें होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ चुके हैं, यहाँ पर दो प्रकार की किरणें हैं। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक रियल तथा परावर्तक तल के सामने होता है। आप चित्र से देख रहे हैं, अवतल दर्पण का जो एफ लिखा है उस फोकस है वो वास्तविक है और परावर्तक तल के सामने है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस आभासी है, वर्चुअल है और परावर्तक तल के पीछे होता है। ये भी आपको नोट पॉइंट समझना है। इसके बाद आता फोकस दूरी। वेरी सिंपल कि दर्पण के पोल से, ध्यान रहे, पोल से दूरियां हम काउंट करते हैं। आगे से जितनी भी दूरियां काउंट करेंगे हम पोल से ही काउंट करेंगे, यानी पोल उसका ओरिजिन होगा, मूल बिंदु होगा। ध्रुव से मुख्य फोकस एफ तक की दूरी क्या होती? फोकस दूरी पी एफ। दोनों चित्रों से आप स्पष्ट देख रहे हो, ध्रुव पी और फोकस एफ, इसके बीच की जो डिस्टेंस कहलाती है वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण यानी उत्तर तो कोई भी हो सकता है, किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अविलंब होती है। मैं पहले बता चुका हूं, दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये अविलंब कहलाती है, अविलंब। ठीक है, तो यहां पर अविलंब समतल दर्पण में भी होता है और गोलीय दर्पण में भी होता है। ध्यान रहे, गोलीय दर्पण का जो अविलंब है हमेशा उस गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। इस प्रकार हम लोग दो पेज कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। पेज नंबर 3 पे आते हैं। जैसा कि अभी बता चुके थे, उपाक्षी तथा सीमांत किरण। मुख्य अक्ष के निकट वाली किरणों को उपाक्षी कहते हैं, जबकि मुख्य अक्ष से दूर वाली किरणों को सीमांत किरणें कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या के अपेक्षा छोटा हो, द्वारक वही M1 M2, त्रिज्या कैपिटल आर से काफी छोटा हो, उस कंडीशन में दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2। तो इसको कंडीशन समझना है। यहाँ पर ये कंडीशन के साथ है कि जब द्वारक त्रिज्या कैपिटल आर से छोटा हो, लेकिन यदि दर्पण का द्वारक छोटा ना हो यानी बड़ा हो, तब उस पर क्या हो जानते हो? उपाक्षी किरणों के साथ साथ सीमांत किरणें भी आपतित होंगी। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर दर्पण का द्वारक छोटा है तो उस पर केवल उपाक्षी किरणें आपतित होंगी, सीमांत किरणें उस पर नहीं आएंगी। लेकिन अगर उसका दर्पण का द्वारक M1 M2 खूब बड़ा है, तब क्या होगा? उस पर दो किरणें आएंगी, उपाक्षी भी आएंगी और सीमांत किरणें आएंगी। उस कंडीशन में फोकस दूरी F बराबर होगा R/2 cos I। उपाक्षीय किरणों के लिए I का मान अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। ठीक है, कितना होता है? 0। तो जब मान रखो F बराबर R/2 cos 0, cos 0 का मान कितना हो गया? 1। ये तब है जब उपाक्षी किरणें उस पर उपाक्षी किरणें आती हैं उस कंडीशन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि किरण आरेख से प्रतिबिंब की स्थिति की पता करना, यानी हमको रे डायग्राम से पता करना प्रतिबिंब कहाँ बनना है। इसके 3 पॉइंट आपको समझने होंगे। सब का सब गोलीय दर्पण चल रहा है, यहाँ हम दोनों दर्पण चर्चा करेंगे, उत्तल की भी और अवतल की भी। तो पहला पॉइंट, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण। इसका मतलब है जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद उसको निश्चित रूप से फोकस बिंदु से गुजरेगी। देखिए, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से गुजरेगी
और अथवा फोकस बिंदु से आती प्रतीत जो उत्तल दर्पण होगा। राइट साइड का चित्र देख रहे हैं। राइट साइड के चित्र में आप देखेंगे कि राइट साइड के चित्र में यहाँ पर ये किरण आ रही है, ठीक, यह वापस हो गई, तो यहाँ प्रतीत हो रहा है। जबकि लेफ्ट साइड में अवतल दर्पण में क्या हुआ, टकरा करके तुरंत टकराई, तो ये बिंदु F पर जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब 1.1 वर्ड निकल कर आया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस पर गुजरती है अथवा उस फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा पॉइंट जस्ट अपोजिट है। फोकस बिंदु से गुजरने वाली का मतलब अवतल, अथवा फोकस बिंदु की ओर जाने वाली मतलब उत्तल, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये भी चित्र से स्पष्ट है। आप देख रहे हैं कि दूसरे चित्र में जो किरण फोकस से गुजरी थी परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों किरणों में आप देख रहे हैं। ओके, इसके बाद थर्ड कंडीशन देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो है आपतित किरण। अगर आपतित किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, वक्रता केंद्र से गुजर रही है, गुजरने का मतलब अवतल, और उधर जाती हुई प्रतीत हो तो क्या होगा, उत्तल। वह आपतित किरण जो वक्रता केंद्र सी से गुजरती है अथवा वक्रता केंद्र की सीध में जा रही हो उत्तल में, परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट आती है। जैसे आप देख रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन दो कैसे बन जाएगा, किस परिस्थिति में कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से टकराकर पुनः वापस लौट आती है। इसका जवाब होगा यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो वो जैसे जाती है वैसे उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ओके, इसके बाद आते हैं दूरियां नापने की चिन्ह परपाटी। तो चिन्ह परपाटी में कैसे समझेंगे कि यहाँ चिन्ह परपाटी बेहद आसान है। जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। जैसे कि आप समझ रहे हैं, ये है यहाँ पर, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। और ये जो मूल बिंदु है इसको आप मान लो ध्रुव, लाइट में इसको ध्रुव मानते हैं, पोल मानते हैं। तो इस मूल बिंदु से लेफ्ट की दूरियां नेगेटिव, मूल बिंदु से राइट की दूरियां पॉजिटिव, मूल बिंदु से अप ऊपर की दूरियां पॉजिटिव और नीचे की दूरियां नेगेटिव। बेहद आसान है। मूल बिंदु के राइट साइड की ऑल डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव, लेफ्ट डिस्टेंसेस आर नेगेटिव, अप डिस्टेंसेस पॉजिटिव, डाउन डिस्टेंसेस नेगेटिव। बेहद आसान तरीका इसको समझने का है, बहुत आसान दिखते हैं। इसके बाद पेज नंबर 4 पर पहुंचते हैं हम लोग। तो अब पेज नंबर 4 पर पहला डेरिवेशन चैप्टर का आया है। अवतल दर्पण के लिए दर्पण से वस्तु की दूरी u, फोकस दूरी f, प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध। जैसा कि चित्र आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दर्पण है ये M1 M2 दर्पण है, ये उसका द्वारक भी बोलते हैं, अब आप लोग समझ चुके हैं। और OO डैश ये वस्तु है, OO डैश ये वस्तु, और यहाँ से प्रकाश किरण चलती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अब ये भी पढ़ा आपने कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के बाद उसको कहाँ से गुजरना होगा, फोकस से गुजरना होगा। दूसरी किरण ये वक्रता केंद्र से जा रही है, जैसे जा रही है वैसे वापस लौट के आएगी। ठीक, जिस मार्ग से आपतित किरण उसी मार्ग से परावर्तित किरण, दोनों किरणें मिलेंगी यहाँ इस पॉइंट पर। तो ये क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आई डैश। तो आप चित्र समझ चुके हैं, वस्तु ओ डैश का अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बना है आई डैश। ओके, इस यहाँ पे सब कुछ समझ रहे हैं। तो यहाँ डिस्टेंसेस के बारे में अभी बताया था, ध्रुव पी यहाँ पर मूल बिंदु है। तो आप देख रहे हैं जो वस्तु ओ की पी तक की दूरी OP, इसे हम कहते हैं U, दर्पण से वस्तु की दूरी। चूंकि ये लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, नेगेटिव चिन्ह आप देख रहे हैं माइनस का हो गया यहाँ पर। और सेंटर जो वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी को उसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं R। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये ध्रुव से लेफ्ट साइड में है, बाईं तरफ है। इसके बाद F यहाँ पर फोकस है, और फोकस से पोल तक की दूरी को बोलते हैं दर्पण की फोकस दूरी। ये भी ऋणात्मक है क्योंकि ये दूरी भी पोल से लेफ्ट साइड में है।
इसके बाद प्रतिबिंब आई, प्रतिबिंब आई की पोल तक की दूरी क्या होती है, वी। ये भी नेगेटिव है क्योंकि ये दूरी भी ध्रुव से लेफ्ट साइड में है। तो आप देख रहे हैं चारों डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है, इसलिए सभी कैसी होगी, ऋणात्मक होंगे। अब थोड़ी ज्योमेट्री का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज ओ ओ डैश ओ डैश सी, जैसे आप, मैं इसमें क्लियर करता हूं, त्रिभुज ये ओ डैश सी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा, सी आई आई डैश, ये वाला। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो जब त्रिभुज समरूप हैं, समरूप क्यों हैं, आपने पढ़ा हुआ पिछली कक्षाओं में कि इसमें से तीनों त्रिभुजों, दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में जस्ट इक्वल है। ठीक, एक 90 डिग्री का कोण है, बिंदु सी पर दोनों कोण बराबर हैं, और बिंदु ओ डैश और आई डैश पर भी कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो समरूपता की थ्योरम लगाएंगे साहब। समरूपता थ्योरम क्या है, ओ डैश सी में लंब ओ डैश, दूसरे त्रिभुज में लंब क्या, आई डैश, यानी लंबों का अनुपात बराबर आधार का अनुपात ओ सी बटे आई सी। इसी प्रकार से दोनों, दूसरा ट्रायंगल है आई डैश एफ और ए एन एफ समरूप हैं, यहाँ भी लगा दें थ्योरम। तो यहाँ आई डैश एफ है, और इधर क्या है, ए एन एफ। ठीक है, तो आप देख रहे ए एन एफ का लंब ए एन और दूसरे का लंब क्या, आई डैश। तो लंबों का अनुपात बराबर आधारों का अनुपात। चूंकि यहाँ पे आप समझ चुके हैं ए एन, चित्र में देखें, ए एन जितना ए एन उतना कितना ओ डैश, तो आप बराबर हैं। तो हम यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ ए एन वहाँ पर लिख सकते हैं ओ डैश। ठीक है साहब, तो ये जो समीकरण सेकंड बनेगा ओ डैश बटे आई डैश बराबर एफ एन बटे एफ आई, समीकरण सेकंड बन गया। फर्स्ट और सेकंड को गौर से देखें आप। गौर से देखने पे क्या देखा कि दोनों समीकरणों की लेफ्ट बराबर है, और जिन दो समीकरणों की लेफ्ट बराबर तो उसकी राइट भी बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं ओ सी बटे आई सी बराबर एफ एन बटे आई एफ आई। माना बिंदु ए दर्पण के ध्रुव के बहुत पास है, उस कंडीशन में हम एफ एन को अप्रोक्सीमेटली एफ पी कह सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, ये एफ एन लगभग क्या हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एफ एन के स्थान पर क्या हो गया, एफ पी हो गया। एफ पी रखने के बाद अब वैल्यू रखिएगा साहब, ओ सी डिस्टेंस कितना है, ओ पी माइनस सी पी। चित्र में देखें, ओ सी क्या, ये वाली, ये क्या हो गया, यहाँ से लेकर ओ पी माइनस सी पी, इसे कह सकते हैं कितनी डिस्टेंस, ये ओ सी। इसी प्रकार से आई सी, सी पी माइनस आई पी, एफ पी, एफ आई को आई पी माइनस एफ पी, सब की वैल्यू रखिएगा। ओ पी माइनस यू है, सी पी माइनस आर है, ब्रैकेट में यूज किया मैंने, सी पी माइनस आर, आई पी माइनस बी है, एफ पी माइनस एफ, आई पी माइनस बी और एफ पी माइनस एफ। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फोकस दूरी और आर में रिलेशन क्या होता है, बराबर आर बाई टू। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2f। तो जिस स्थान पे आप r देख रहे हो वहाँ पे क्या लिख दोगे, 2f लिख दोगे। 2f लिख दिया यहाँ पे इस जगह पर। तो यहाँ पर जो है आप समझ रहे हैं, इस जगह पर, यहाँ पर जहाँ r था वहाँ 2f लिख दिया। 2f लिखने के बाद अब आप आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आप इधर चलिएगा। तो वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको गुणा भाग करके। यू वी एफ का भाग देने पर पुनः समीकरण प्राप्त होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण के लिए एक पॉइंट बनाया है, वास्तविक व आभासी दोनों प्रतिबिंबों के लिए सूत्र यही है, चाहे वो वास्तविक प्रतिबिंब बनना हो चाहे आभासी, दोनों का सूत्र यही है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। मैं समझता हूँ ये रिलेशन सबके समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध स्थापित करते हैं। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर वस्तु ओ डैश है, यहाँ से किरण गई ए पर टकराई, ओ डैश ए समांतर किरण है, डेफिनेटली ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। जो किरण आप वापस देख रहे हैं, परावर्तित किरण, ऐसा लग रहा है एफ से होकर के आ रही है। ठीक है, दूसरी किरण उसके वक्रता केंद्र सी से गुजरेगी, ये सी पॉइंट ये वाला। और तुम जानते हो अगर कोई किरण वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है तो उसी से वापस लौट के आएगी। तो दोनों किरणों से प्रतिबिंब बन गया आई आई डैश। ये प्रतिबिंब बना, सीधा प्रतिबिंब बना और आभासी बना।
आप देखते हैं सीधा प्रतिबिंब आभासी होगा, उल्टा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप दूरियां देखेंगे, दूरियां कहाँ से काउंट करेंगे, पोल से तो वस्तु O से पोल तक की दूरी क्या कहलाएगी, U। चूंकि ये दूरी लेफ्ट साइड में है तो OP यहाँ पे क्या होगा, -U हो जाएगा। ओके, फोकस इसका राइट साइड में है तो P से F तक की दूरी फोकस कहलाएगी, लेकिन ये राइट साइड होने के कारण ये पॉजिटिव कहलाएगी, धनात्मक होगी। अब पोल से वक्रता केंद्र C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। चूंकि ये दूरी भी राइट साइड में है, दाईं तरफ है, तो ये भी कैसे होगी, धनात्मक। अब इमेज बना है, जो इमेज आप देख रहे हैं, इमेज PI, ये PI इमेज है, तो ये क्या कहलाता है, V। ये भी पॉजिटिव हुआ क्योंकि ये राइट साइड में। तो मैं समझता हूँ चिन्ह प्रपाटी आपके सबके समझ में आ चुकी होगी। चिन्ह प्रपाटी को समझना बहुत जरूरी और बेहद आसान भी है। सिंपल सी बात है, पोल के लेफ्ट की दूरियां नेगेटिव, राइट की दूरियां पॉजिटिव, इसमें कोई कठिन काम नहीं है। इसके बाद अपन आते हैं, दो ट्राइंगल हमने यूज किए हैं, I', ANF, सेम अवतल दर्पण की तरह ही है। यहाँ पर भी हमने समरूपता की थ्योरम लगाकर समीकरण नंबर पहले त्रिभुज OC और I' में लगाया तो एक समीकरण नंबर फर्स्ट प्राप्त कर लिया, OO' बटे I' बराबर OC बटे IC। दूसरा ट्राइंगल I', और त्रिभुज ANF में यहाँ पर लगाया तो हमने समीकरण सेकंड प्राप्त कर लिया। पेज नंबर 5 पर पहुँचते हैं। दोनों समीकरणों को लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होगा, तो ये समीकरण हमको प्राप्त हो जाता है FC OC बटे IC बराबर FN बटे FI। सिमिलरली सेम वही है, FN अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FP, यहाँ से कह सकते हैं, तो बराबर कर दिया। अब OC बराबर चित्रानुसार, OC को अगर हम चित्र से देखें O से C तक की डिस्टेंस, गौर से देखिएगा, O से C डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, OP और प्लस PC, इसको मिला के OC हुआ। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं। इस प्रकार आप देख चुके हैं OC को हमने OP प्लस OC, IC को लिख सकते हैं PC माइनस PI, चित्र से साफ देखिए, FP वही है, FI क्या है, PF माइनस PI। यहाँ पर मान रख दिए मैंने चिन्ह सहित, CP जो आप मेरे देख रहे हैं OP कितना -U है, तो यहाँ पे -U आ गया, PC प्लस R है, PI B है, माइनस B है, तो ये सारी वैल्यू रखते गए। रखने के बाद इसको सॉल्व किया काट पीट करते हुए, UBF का भाग दिया, तो पुनः हमने देखा वही समीकरण प्राप्त हुआ, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। तो अब एक बात और गौर समझना है, जैसे कि पिछले पेज पे बताया गया था कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण में कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, केवल क्या बनता, आभासी प्रतिबिंब बनता। एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। अगर क्वेश्चन आता है इस तरह से कि उत्तल दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए UBF में संबंध लिखो, फिर दोबारा ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए UBF में क्या संबंध है, तो बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब में कोई संबंध नहीं है, केवल आभासी प्रतिबिंब में ही संबंध बनता है। ठीक है, जबकि अवतल दर्पण में आभासी के लिए भी और वास्तविक के लिए, दोनों के लिए UBF संबंध क्या होगा, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। यहाँ ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अगर आता है उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए UBF में संबंध क्या है, पहला ऑप्शन 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U, दूसरा ऑप्शन 1/F बराबर 1 माइनस 1/B प्लस 1/U, तीसरा ऑप्शन 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविकता तो यही है कि साहब वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से जब बनता ही नहीं है तो संबंध भी नहीं होगा, इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। मैं बता दूं बच्चों आपको, हम लोग इतने हड़बड़ी में होते हैं पेपर टाइम में, UBF में संबंध अगर पूछ लिया, दिमाग ने कुछ सोचा ही नहीं, डायरेक्ट बोल देंगे 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ध्यान रहे, उत्तल दर्पण में ये आभासी प्रतिबिंब के लिए होता है। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ चुके हैं, यहाँ तक तुमने देख लिया कि हम लोग UBF में संबंध स्थापित कर चुके हैं।
तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संयुग्मी फोकस से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।